गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। प्यारे साथी, आज हम लोग प्रयास बैच के अंतर्गत आज हम लोग लाए हैं चौथा टेस्ट सीरीज। ठीक है, आज हम लोग चौथे टेस्ट सीरीज की ओर जा रहे हैं और जबरदस्त तरीके से हम क्वेश्चन आपको जो कि सेटअप करके लाए हुए हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। आपको आगामी जो भी भविष्य में जो एग्जाम्स होगी प्यारे साथी, बात समझ रहे हो, उसमें आपको बहुत लाभदायक होगी। जैसे आप देख रहे हो अगले महीने में 23, 24, 25 और 30, 31 को उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद रेलवे के एग्जाम आने वाली है, लोको पायलट का है। उसके बाद रेलवे की जो कि बम्पर भर्ती जो कि लगभग 1,30,000 आने वाली है प्यारे साथी। आरपीएफ की जो कि भी आरपीएफ की भी पेपर होने वाली है। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों की होने वाली है। और उत्तर प्रदेश एसआई लेखपाल की जो कि लगभग नोटिफिकेशन जारी भी हो चुका है प्यारे साथी, आप सभी जानते हो। पेट एग्जाम में भी आपको क्वालिफाइड कराएगा, एसएससी जीडी में भी ये सब आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं यूपी पुलिस री एग्जाम के अंतर्गत। स्पेशल हमारा है प्रयास बैच और हमेशा जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। तो हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे और प्रयास करने से कभी चूकना नहीं चाहिए। ठीक है, आगामी अगर हम प्रयास नहीं करेंगे मेरे प्यारे साथी, तो प्रयास अगर हम नहीं किए और हमारे हाथ से रेत फिसल जाए और पता चला कि अगर हम थोड़ा सा प्रयास किए होते तो शायद हमारे हाथ में रेत रुक जाती। इसका मतलब समझ रहे हो ना। तो इसलिए जीवन में हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग प्रयास बैच के अंतर्गत फोर्थ टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कि 3 नहीं 4 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो, आज हम लोग श्री गणसाय करते हैं टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट सीरीज। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन हम लोगों का आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता। बताओ किसका ऋणात्मक मान नहीं होता, ये आपसे पूछा है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, यूनियन। बताओ प्यारे साथी, कौन किसका ऋणात्मक मान नहीं होती। आप सभी जानते हो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है मेरे प्यारे साथी, हमारी जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। हम कहेंगे सर पहला होती है 37 डिग्री। ठीक है, सेल्सियस में होती है। कोई दिक्कत बोलो भाई, 37 डिग्री होती है ना। और उसके बाद 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में होती है। तीसरा 310 डिग्री केल्विन में होती है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मापन है, याद रखिएगा। ठीक है, और सभी टेम्परेचर को मेरे प्यारे साथी जितनी भी हाई लेवल का जैसे 15,000 से ऊपर वाले टेम्परेचर हो उसे हम लोग पायरोमीटर से मापते हैं। किससे? पायरोमीटर से हम लोग मापते हैं। ठीक है, पायरोमीटर से मापते हैं। जितनी हाई टेम्परेचर वाली होती है उसे हम पायरोमीटर से मापते हैं। तो सेल्सियस का मान जो कि धनात्मक होती है, फ़ारेनहाइट का भी मान धनात्मक होती है, रियूनियन का भी मान धनात्मक होती है, लेकिन केल्विन का मान मेरे प्यारे साथी वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ठीक है, सॉरी ऋणात्मक मान नहीं होता। पूछा कि किसका ऋणात्मक मान नहीं होता, सॉरी केल्विन का ऋणात्मक मान नहीं होता, बाकी सबका होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, केल्विन का कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें थोड़ा सा ऋणात्मक मान नहीं होता है पूछा, तो केल्विन का नहीं होता, बाकी सबका ऋणात्मक मान होता है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगी? केल्विन हमारी एकदम राइट आंसर होगी। ठीक है, बाकी सबका होता है, केल्विन का नहीं होता है। ठीक, चल अगले को चलते हैं हम लोग। राडार उपयोग में आता है। बताओ राडार किसके उपयोग में आता है? बताओ मेरे साथी। आप जानते हो कि डिटेक्शन एंड रैगिंग राडार का होता है ना, तो ये किसके उपयोग में आता है? आप सभी जानते हो रडार का उपयोग, जैसे कोई वायुयान है, वायुयान से जो तरंगे निकल जाती है और रडार से जो तरंगे आपस में टकराने के बाद इसके दिशा का, इसके समय का मापन किया जाता है, इसके लोकेशन का मापन किया जाता है। रॉकेट का यही रडार का काम है। ठीक है, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाना, ध्वनि तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाना, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना, या मेरे साथी वर्षा कराने वाले बादलों का पीछा करना। बताओ रडार का काम है, बताया रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना कि किस स्थिति में है। ठीक है, और किस दिशा में है। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो मेरे साथी नहीं ना। इसका यही हमारा सी फॉर कैट एकदम हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें पूछा है। ठीक है, यहाँ पे त्रिशूल सतह पृथ्वी, यहाँ पे ऐसे ऐसे है मेरे साथी, ध्यान रखना ऐसे लगाया गया है, बीच में डैश का यूज किया गया है। ठीक है, बात त्रिशूल सतह से सतह में मार करने वाला त्रिशूल। बताओ मेरे साथी, पृथ्वी सतह से वायु प्रक्षेपात वाला, नाग प्रतिटैंक प्रक्षेपात होता है कि पिनाका हल्का वायुयान युद्धक है? कौन सा सुमेलित है, यही पूछा है। ठीक है, कौन सा है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी को थोड़ा सा। अच्छा ये लोग भाई लोग आ चुके हैं यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं।
हम लोग आ जाते हैं इसमें, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। आ जाओ। त्रिशूल, सतह से सतह मार करने वाला, पृथ्वी सतह से वायु प्रक्षेपात, नाग प्रति टैंक प्रक्षेपात या पिनाका। ध्यान रखना, पिनाका एक प्रकार का राडार है मेरे प्यारे साथी, ठीक है। ये रॉकेट का काम करता है, ये रॉकेट है, ठीक है। ध्यान रखना ये रॉकेट है, बाकी तीनों क्या है हमारा, ये सुमेलित है। ध्यान रखना ये हमारा तीनों सुमेलित है, विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। नाग को दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ हम लोग कहते हैं टैंक, ठीक है। ध्यान रखना, दागो और भूल जाओ नाग को कहा जाता है, विशेष तौर पे ध्यान रखना। पिनाका एक प्रकार का रॉकेट है, ध्यान रखना, कोई युद्धक विमान नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमारा क्या होगा, पिनाका, राइट, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉलम एक को सूची कॉलम इस सुमेलित करे तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे उपकरण दिया गया है, मापन की राशि दिया गया है मेरे प्यारे साथी, आपको यही चीज बताना है। क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से लाया हूँ, कोई भी किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बताओ, अमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, स्प्रिंग तुला किसको मापता है, आपको मिलान करना है। जल्द बताएं मेरे प्यारे साथी, बताइए, कोई दिक्कत, हाँ बताएं प्यारे साथी। ध्यान रखना, जो अमीटर होता है मेरे प्यारे साथी, अमीटर धारा को मापता है, किसको मापता है, धारा को अमीटर मापता है, ठीक है। और दिक्कत नहीं। हाइग्रोमीटर यानी हाइग्रोसापेक्ष आर्द्रता को मापता है, ठीक है। और इसी में एक हाइड्रोमीटर होती है, ठीक है, जो सापेक्ष घनत्व को मापने वाला काम करता है। बैरोमीटर बताओ मेरे प्यारे साथी, बैरोमीटर किसको मापता है, दाब को मापता है, ठीक है। बैरोमीटर दाब को मापता है। स्प्रिंग तुला भार को मापता है, स्प्रिंग तुला भार को मापता है। क्या बात है, समझ में आ गई, बताओ प्यारे साथी। अमीटर धारा को माप रहा है, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को माप रहा है, बैरोमीटर दाब को माप रहा है, स्प्रिंग तुला भार को माप रहा है, ठीक है, एकदम। और इसी में अगर मैं आपको एक चीज बताऊं सर, कि एनीमोमीटर जो होती है, एनीमोमीटर, अभी बताओ कि एनीमोमीटर किसको मापती है, जल्द एक कमेंट बॉक्स बताओ, एनीमोमीटर किसको मापती है, ये हमको जरूर बताओ, ठीक है। चलो अगले को चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है, ठीक है। इसमें भी प्यारे साथी, इसमें भी डैश दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा इधर चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताओ, एल्युमिनियम धातु किससे प्राप्त की जाती है, पिच ब्लेड, ठीक है। आप ध्यान रखना कि इसमें डैश नहीं है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ। चलो, पिच ब्लेड ग्रेफाइट से, बॉक्साइट से या अर्जेंटाइट से, किससे बताओ, किससे जो कि एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, जल्द बताएं, आप ध्यान रखना। पिच ब्लेड जो होती है यूरेनियम से, किससे कर सकती, यूरेनियम से प्राप्त करते हैं पिच ब्लेड, ठीक है। यूरेनियम से प्राप्त करते हैं पिच ब्लेड को। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो कार्बन से प्राप्त किया जाता है, किससे, कार्बन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और जो कि कार्बन से, और सबसे जो कि कार्बन का अपरूप हमारा डायमंड और ग्रेफाइट भी है, ठीक है। बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम से प्राप्त किया जाता है, एल्यूमिनियम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम से प्राप्त किया जाता है। अर्जेंटाइट अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, चांदी से प्राप्त किया जाता है, किससे सर, चांदी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ, एल्युमिनियम किससे, बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बताओ, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बताइए मेरे प्यारे साथी, जो बताएं, किसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल, बताएं, जल्द बताएं। ध्यान रखना कि जो फार्मिक अम्ल होती है, आप सभी जानते हो मेरे प्यारे साथी, ये चींटी में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, चींटी में पाई जाती है। फार्मिक अम्ल होती है चींटी में, काटने के बाद जो हमें दर्द होता है उसी फार्मिक अम्ल की वजह से होता है। साइट्रिक अम्ल की बात करें तो आप जानते हो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, सभी खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग नाम सुने होंगे, सिरके का नाम सुने होंगे, जो गांव में बनता था पहले, अच्छे सिरके बनते थे, देसी सिरका, वो बड़ा लाभदायक होती थी, ठीक है। और आपकी बची है ऑक्जेलिक, ठीक है। ऑक्जेलिक होता क्या है मेरे प्यारे साथी, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल होती है फेरिस ऑक्जेलेट, क्या होती है सर, फेरिस ऑक्जेलेट। ऑक्जेलिक अम्ल का जो यौगिक होता है फेरिस ऑक्जेलेट होती है, ठीक है, ऑक्जेलेट होती है। फेरिस ऑक्जेलेट का उपयोग हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे साथी, फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का, ठीक है। चलो
अगली ओर चलते हैं, आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है, बताओ। एल्युमिनियम, बॉक्साइट, कॉपर, सिनेबार, जिंक, कैलामाइड, आयरन, हेमेटाइट। बताइए इसमें से जो कि बीच बीच में डैश दिया गया है मेरे प्यारे साथ, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, कॉपर, सिनेबार, जिंक, कैलामाइड और आयरन, हेमेटाइट। पूछा है कौन नहीं है, यही पूछा है। अभी हमने बताया कि एल्युमिनियम किससे प्राप्त करते हैं सर, बॉक्साइट से। कॉपर का मतलब होता है तांबा, कॉपर का मतलब क्या होता है, तांबा, ठीक है, ध्यान रखना। और सिनेबार किससे प्राप्त करते हैं सर, पारा से, ध्यान रखना, पारा से। तो हमारा राइट आंसर होगा, कॉपर का मतलब होता है तांबा मेरे प्यारे साथी, ठीक है, तांबा से प्राप्त किया जाता है। जिंक, कैलामाइड राइट आंसर है। आयरन हेमेटाइट से प्राप्त होती है, एकदम सही बात है। पर सिनेबार पारा से प्राप्त होती है, ठीक है, कॉपर से नहीं होती। कॉपर मतलब तांबा होता है, ठीक है, तांबा होता है, ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नांकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बताओ। प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ऊन, रेशम, चमड़ा, नायलिन। जल्द बताएं कि प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा है, प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है। ऊन, रेशम, चमड़ा, नायलिन। बताएं जल्दी जल्द बताएं। आप जानते हो कि ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, तो भेड़ के बाल से, ठीक है, भेड़ के बाल से ऊन प्राप्त होती है प्यारे साथी, कोई दिक्कत नहीं। रेशम, रेशम कीटों द्वारा प्राप्त होती है, कीटों द्वारा, सेरीकल्चर कहते हैं जिसे हम लोग विज्ञान की भाषा में सर सेरीकल्चर कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। चलो चमड़ा के अगर मैं बात करूं सर, जो चमड़े से बनाए गए, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का आगरा जो कि चमड़े के वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, चमड़े से बनाए गए। नालिन एक कृत्रिम, ठीक है, नालिन क्या है, कृत्रिम है, ठीक है, कृत्रिम उच्च बहुलक है, कृत्रिम उच्च प्रकार के ये बहुलक है नाइलिन। हमारा राइट आंसर हमारा नाइलिन है, ठीक है, नाइलिन जो कि कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, तीनों जो कि प्राकृतिक रूप से है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है, बताओ। कार बैटरियों में किसका यूज किया जाता है, यही आपसे पूछ रहा है। एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, किसका उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है, ठीक है। एसिटिक, हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl का, सल्फ्यूरिक बताओ या नाइट्रिक अम्ल का, जल्द बताएं। तो आप सभी जानते हो सर, एसिटिक अम्ल कहाँ पाई जाती है सर, सिरके में, सिरका में एसिटिक अम्ल पाई जाती है सर। HCl पेट में हमारे पाई जाती है, आप सभी जानते हो। अमाशय स्टमक में पाई जाती है, जो तेजाब के रूप में होती है, हालांकि उससे दिक्कत नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है मेरे प्यारे साथी, ये हमारे कार बैटरियों में पाई जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल ही कार बैटरियों में पाई जाती है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग मेरे प्यारे साथी यूरिया बनाने में की जाती है, यूरिया खाद होती है ना, उसमें उपयोग नाइट्रिक अम्ल का किया जाता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग यूरिया बनाने में किया जाता है। एसिटिक सिरके में पाई जाती है। HCl जो कि आप सभी जानते हो, यूज हमने बताया भी है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा एकदम राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। चलो कल्पक्कम, जो कल्पक्कम है प्रसिद्ध है किसके लिए, कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है, बताओ मेरे साथी। देखिए भाई थोड़ा सा, ठीक है, कल्पक्कम प्रसिद्ध है किसके लिए, परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, रक्षा प्रयोगशाला कारण, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र हेतु या अंतरिक्ष केंद्र हेतु, बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है। कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है, पहली बात तो ये जानिए कि जो कल्पक्कम है वो तमिलनाडु में, कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। ये 42 मेगावाट, क्या सर, 42 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है, ठीक है, 42 मेगावाट ये बिजली उत्पादन करती है। एक कल्पक्कम में है, तमिलनाडु में, परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, ठीक है, ध्यान रखना, यही हमारा एकदम राइट आंसर है, ठीक है, हमारा एकदम ये राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले के चलते हैं। अगला है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। सीरियस हो के पढ़ो मेरे प्यारे साथी, 1 महीना उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम्स बचा है, उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, ताबड़तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको याद नहीं होना चाहिए, मतलब एक झलक में दिमाग फिट हो, झलक में मार दो, ठीक है। वारंगल तांबे के बर्तनों के लिए, सोना भूषणों के लिए, लोहे के यंत्र उपकरणों के लिए, हाथी दांत के काम के। वारंगल आप सभी जानते हो, वारंगल मेरे प्यारे साथी हाथी दांत के लिए जो कि बहुत प्रसिद्ध था तीसरी शताब्दी में, ठीक है, हाथी दांत के लिए बहुत प्रसिद्ध था वारंगल, ठीक है। हाथी दांत से सब कुछ जेवरात, जो भी बर्तने, मतलब बहुत सी चीजें हाथी के दांत से बनाई जाती थी, ठीक है। चलो निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, बताओ। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, ये आपको बताना है मेरे पास। चालुक्य, पल्लव, राजपूत या सातवाहन, जल्दी जल्दी बताएं।
जल जल बताए मेरे प्यारे साथी, कौन सा है? आप सभी जानते हो सर, चालुक्य जो था वो 450, ठीक है, 450 से लेकर 1189 तक, 1189 ईस्वी तक ये था, ठीक है, चालुक्य। अगर मैं पल्लव की, अगर मैं बात राष्ट्रकूट की, पहले राष्ट्रकूट की मैं बात करूं सर, 757 से लेकर 973 ईस्वी तक ये इसका शासन चलता है राष्ट्रकूट का। और उसके बाद अगर मैं पल्लव की मेरी भाई बात करूं तो 752 से लेकर 700 मेरे प्यारे साथी 53 तक इसका शासनकाल चलता है पल्लव की, ठीक है। अगर मैं सातवाहन की मैं अगर बात करूं तो 194 ईस्वी में मेरे प्यारे साथी इसका मतलब शताब्दी का ईसा पूर्व, पहली शताब्दी का ईसा पूर्व की मैं बात करूं तो 194 ईस्वी में सातवाहन वंश की स्थापना हुआ था। अगर मैं बात करूं चालुक्य वंश की, मैं बात करूं चालुक्य वंश की मैं अगर बात करूं तो चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था मेरे प्यारे साथी? तो आप ये बताओगे सर कि चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था, और पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था? राष्ट्रकूट की, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट का, और वसुमित्र जो है कि सातवाहन का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे प्यारे साथी पर ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन पूछे पहले उसे दिमाग से पढ़ो, ध्यान लगाओ कि इस क्वेश्चन की मुलाकात हो चुकी नहीं जीवन में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सभी के सभी जो चारों है, सबसे पुराना हमारा सातवाहन वंश है, इसमें शीशे के सिक्के सबसे ज्यादा चलाए गए थे, शीशे के सिक्के चलाए गए थे। राष्ट्रकूट में सोने के सिक्के चलाए गए थे, आप सभी जानते हो मेरे प्यारे साथी। तो हमारा सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? हमारा है सॉरी इसके जो सिमुक, इसका नाम है सिमुक, इसके संस्थापक का नाम है सिमुक, ठीक है। इसका नाम है दंती दुर्ग। क्या नाम है सर? दंती दुर्ग, जो कि राष्ट्रकूट के संस्थापक का नाम है दंती दुर्ग। अब बताओ पल्लव चालुक्य का बताओ मेरे प्यारे साथी, पल्लव का बता दो, ठीक है, पल्लव को बता दो कौन सा है, और चालुक्य का कमेंट बॉक्स में बता दो मेरे। सबसे पुराना हमारा सातवाहन वंश है, ठीक है। अगले हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है, हमारे शरीर का अधिकतम भाग किससे बना है प्यारे साथी? जल बताएं। अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी अंगों का, जल का। आप सभी जानते हो हमारे शरीर में लगभग 60 से 70% जो है मेरे प्यारे साथी केवल जल, वाटर पाई जाती है, ठीक है। तो हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना हुआ है, और जल के बिना हमारा शरीर क्या है? अधूरा है, जैसे सांस के बिना जिंदगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी थी, बताओ। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी थी, ये कहाँ पे स्थित है बताओ? भोजशाला मंदिर मेरे प्यारे साथी देखो बहुत अच्छा है। भोजशाला मंदिर का मतलब ये था एक शिक्षा केंद्र था। क्या था ये? शिक्षा केंद्र था, ध्यान रखना, ये एक शिक्षा केंद्र था। और शिक्षा का देवी किसे कहते हैं? भगवती सरस्वती को। किसको कहते हैं? भगवती सरस्वती को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। चल अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है बताओ? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है यार, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर जल की अगर मैं बात करूं, जल की BC, ठीक है, BC ए क्या है? जल में घुलनशील है मेरे प्यारे साथी, ठीक है। और अगर मैं वसा की अगर मैं बात करूं तो ADE के ए वसा में घुलनशील होते हैं। क्या है? वसा में घुलनशील होते हैं मेरे प्यारे साथी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनाल। क्या होता है? रेटिनाल, ठीक है। इससे क्या होती है? रतौंधी होती है। क्या होती है? रतौंधी हो जाती है। विटामिन बी, थायमिन, क्या होती है सर? थायमिन। और थायमिन इससे रोग होती है बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी। एस्कार्बिक एसिड, इसका एस्कार्बिक इसका नाम है, एस्कार्बिक एसिड इसका नाम है। अब बताओ विटामिन सी से क्या होती है प्यारे साथी? कमेंट बॉक्स बहुत सरल है, ठीक है। और डी का अगर रासायनिक नाम पूछे आप तो क्या बताओगे सर? कैल्सीफेराल। क्या बताओगे? कैल्सीफेराल, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। इससे होती है आपको रिकेट्स, यानी आपको होगी सूखा रोग। क्या होगा? सूखा रोग, ब्लड की कमी हो जाएगी, ठीक है। बात ध्यान रखना, आपको ब्लड की कमी हो जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताओ इसमें से बी और सी दोनों हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलो अगले क्यों चलते हैं। अगला है 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्वकर्ता का नाम बताना है आपको। होम रूल आंदोलन, ठीक है। तिलक एनी बेसेंट, तिलक अरविंद घोष, तिलक लाल लाजपत राय, तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल। बताओ कौन सा है? ध्यान रखना, होम रूल आंदोलन वास्तव में 2 लोग शुरुआत किए थे। एक थे आपका तिलक जी, ठीक है, तिलक जी ने शुरुआत किया था।
कब किया था सर? दिया है 1916 में किया था सर। कहाँ किया था? बेलगांव अधिवेशन या बेलगांव में किया था। ठीक है, बेलगांव कहाँ है सर? बेलगांव कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक है। ठीक है, ये कर्नाटक में है। तिलक जी शुरुआत किए थे। दूसरी बात अगर मैं बात करूं सर, एनी बेसेंट, क्या है? एनी बेसेंट थी, ये भी 1916 में होम रूल की स्थापना की थी। कहाँ की थी सर? ये की थी मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में की थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष अगर अध्यक्षकर्ता का जॉर्ज अरुंडेल, क्या नाम था उनका सर? जॉर्ज अरुंडेल नाम था। ठीक है, अरुंडेल इनके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये दो क्या है, दोनों लोगों ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, और ये जो होम रूल आंदोलन था ये आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ से? आयरलैंड को देखते हुए वहां से लिया गया था। एनी बेसेंट वहीं की रहने वाली थी। पैसा थी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो और ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई तो तिलक और एनी बेसेंट हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले चलते हैं हम लोग कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? आचार्य विनोबा भावे किसमें भाग, किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? आपके सामने आंदोलन का नाम दिया है, बारदौली, चंपारण, सविनय असहयोग आंदोलन। बताओ जल्दी से, बताओ मेरे साथी। बारदौली सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनसे कौन संबंधित है? बारदौली से कौन संबंधित है मेरे प्यारे साथी? बारदौली से हम बता दे रहे हैं ना आपको, सरदार वल्लभ, ठीक है, वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये संबंधित है। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में ये हुआ था। सीधे कोई दिक्कत? वहीं पे इन्होंने उपाधि पाई थी। ठीक है, वहां की महिलाओं ने इन्हें उपाधि दिया था, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था मेरे प्यारे साथी? 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये बिहार में हुआ था। कहाँ पे? बिहार में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, बिहार में। चंपारण सबसे बड़ा जिला है बिहार का। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की मैं अगर बात करूं तो आप कहोगे सर ये तो 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद से। कहाँ से? अहमदाबाद कहाँ है मेरे प्यारे साथी? गुजरात में। कहाँ है? अहमदाबाद आपका गुजरात में है। ठीक है, अहमदाबाद में। और 6 अप्रैल को, क्या सर? 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने क्या किया? डांडी नामक स्थान पर नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, महात्मा गांधी इसके थे। कौन थे नेतृत्वकर्ता? महात्मा गांधी थे। ठीक है, महात्मा गांधी नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, और चंपारण में भी आप पूछेगा तो क्या बताओगे सर? महात्मा गांधी। यहाँ पर भी महात्मा गांधी थे, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? नील आंदोलन की बात की गई थी, नील की खेती की बात की थी। ठीक है, नील की खेती की बात किया गया था। असहयोग की अगर मैं बात करूं सर तो 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें भी आपको देख रहे हो महात्मा गांधी शामिल थे। ठीक है, लेकिन अब बताओ कि आचार्य विनोबा भावे किसमें जो कि चले गए थे जेल में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये जेल में चले गए थे। ठीक है, सविनय अवज्ञा जेल में चले गए थे पैसा थे। ठीक है, राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? सबसे बड़ा जनपद बताओ मेरे प्यारे साथी। मैं सबसे बड़ा जनपद की मुरादाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, गाजियाबाद मैं यहाँ बताता हूँ। पहला आपका लखनऊ, ठीक है, दूसरा मुरादाबाद, ठीक है, और तीसरा आपका इलाहाबाद, ठीक है, और चौथा आपका क्या है प्यारे साथी? लखीमपुर की नहीं, मुरादाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद, और उसके बाद एक और है आजमगढ़ है। ठीक है, आजमगढ़ है। और आपका मेरे लखनऊ, मुरादाबाद, इलाहाबाद, गाजियाबाद, और एक आपका मेरे साथी इसमें से बताओ गाजियाबाद। ठीक है, तो गाजियाबाद तुमने नहीं लिखा, यहाँ पे है। तो सबसे बड़ा जो है जिला वो इलाहाबाद है। ठीक है, जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा इलाहाबाद है। ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में स्थित है। ये मैंने लिख दिया, याद रखिएगा। ठीक, चलो अगला। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत की वियोजित करती है? बताओ, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है। बताओ, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 75, बताओ कौन सा है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि ध्यान रखना कि जब राष्ट्रपति किसी प्रकार से, किसी कारण से राष्ट्रपति अगर
नहीं हो तो उसका पूरा का पूरा काम कौन करता है, कार्यवाहक कौन होता है, उपराष्ट्रपति। क्या होता है सर, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पूरा के कार्य का निर्वहन करने वाला कौन होता है, उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 70 में दिया गया है। ठीक है, अगर दूसरे में बात करता हूँ मेरे प्यारे साथी, तो राष्ट्रपति जो होता है, जो राष्ट्रपति होता है, ये दंडादेश, ठीक है, क्षमादान, ठीक है, क्षमादान, ये सब करने का अधिकार अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को के लिए स्पेशल दिया गया है। ठीक है, अगर मैं 74 में बात करूं तो राष्ट्रपति को मेरे प्यारे साथी, राष्ट्रपति जो है इनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होता है। मंत्री परिषद का क्या होता है, परिषद का गठन होता है सलाह देने के लिए। ठीक है, मंत्री परिषद गठन होता है। अनुच्छेद 75 में मैं अगर बात करूं तो अनुच्छेद 75 में आपको जो दिया गया है कि इनकी मंत्री परिषद की नियुक्ति था पदच्युत की, अगर मैं बात करूं तो वो आपके अनुच्छेद 75 में स्थित है। ठीक है, अनुच्छेद 75 में आपको स्थित है। ठीक है, अगर 76 की मैं बात करूं, 76 अनुच्छेद के तो आप जानते हो महालेखा नियंत्रक की बात किया गया अनुच्छेद 76 में। कानून मंत्री जो होता है, जो कानून बनाता है। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई। अनुच्छेद 75 हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में कौन एक सम्मिलित नहीं है, अब बताओ कौन सा नहीं है। देखो जबरदस्त क्वेश्चन है। अदरक, राइबोसोम, केसर, बीज, अफीम की डूडी या सन, तना, मतलब किससे प्राप्त होता है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अदरक राइबोसोम होता है, कोई दिक्कत नहीं, अदरक का जड़ होता है। केसर क्या बीज से प्राप्त होती है, आप केसर खरीदे होंगे तो नहीं सर, वो क्या होती है, तने को छीला जाता है, उसी से प्राप्त होती है। अफीम की डुंडी से, सन जो होती है वो तने से, सन। ठीक है, सन जो सनई हम लोग गाँव में बोलते हैं ना, वही कहा जाता है। ठीक है, तुम्हारा केसर बीज से प्राप्त नहीं होता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगर बढ़िया क्वेश्चन की ओर, लाल मिट्टियाँ पाई जाती है, बताओ जनपद में, किस जिले में लाल मिट्टियाँ उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। मतलब आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, सीतापुर, बाराबंकी, मिर्जापुर, झांसी। अब बताओ, अगर जो भाई मिर्जापुर से होंगे वो आप घोरावल साइड जाएंगे, मढ़िया साइड जाएंगे, सोनभद्र साइड जाएंगे तो झांसी मंडल में पड़ता है। और झांसी मंडल में सोनभद्र और मिर्जापुर और सोनभद्र भी पड़ता है। क्या क्या पड़ता है, सोनभद्र पड़ता है। यहाँ पर सभी के सभी लाल मिट्टियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लाल मिट्टियाँ इन दोनों के बीच में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित पूछा है, गंगा वाराणसी, मतलब नदी है, किसी किनारे बसा है, गंगा वाराणसी किनारे, गोमती सुल्तानपुर किनारे, कोसी गोरखपुर, शरीफ अयोध्या के किनारे। बताओ कौन सा नहीं सुमेलित है, यही आपको बताना है। आप जानते हो गंगा में जाओगे, गंगा वाराणसी के किनारे ही बसा हुआ है। गोमती भी सुल्तानपुर की नदी किनारे बसा हुआ, जो वहाँ के होंगे। कोसी जो नदी होती है, कोसी नदी बिहार में, कहाँ पे है, कोसी नदी बिहार में है मेरे प्यारे साथी। ठीक है, और ये जो गोरखपुर है ये राप्ती नदी, कौन सी नदी सर, राप्ती नदी तट पे बसी है। ठीक है, राप्ती नदी के तट पे गोरखपुर बसा हुआ है। शरीफ अयोध्या नदी किनारे बसा है, एकदम राइट आंसर है तुम्हारा, सी फॉर कैट, एकदम राइट आंसर है। कोसी बिहार में स्थित है, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है, बताओ अम्ल वर्षा कहते हैं SO2 नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो वर्षा कैसे होती है। बताओ, बादल तक पहुंच कर ठंडे होने के अम्ल या वाष्प, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाष्प होना चाहिए। ठीक है, वाष्प के कारण, ठीक है, या वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदेशों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, या बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदेशों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, या बिजली चमकने से। नहीं सर, देखो अगर जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड आ जाए मेरे प्यारे साथी तो समझ लो कि अम्ल वर्षा वही है। जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाए तो समझ लो वहीं पर क्या है मेरे प्यारे साथी, आपका अम्लीय वर्षा शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। बताओ कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, JP नगर। पता है मेरे प्यारे साथी, आप सभी जानते हो सर, गंगा जो प्रवेश करती है बिजनौर से करती है। कहाँ से सर, बिजनौर से प्रवेश करती है और बाहर निकलती है उत्तर प्रदेश के बलिया से। कहाँ से सर, बलिया से बाहर निकलती है एंट्री। ठीक है, एंट्री आपका कहाँ से करती है, बिजनौर से। ठीक है, बात समझ रहे हो, और बाहर कहाँ से निकलती है, आपका बलिया से। राइट आंसर हमारा बिजनौर। ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, छोटी मोटी क्वेश्चन है यार। ठीक, चलो, निम्नलिखित में कौन अम्ल वृष्टि का कारण है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। बताओ कौन सा है अम्ल वृष्टि का कारण। बताओ अम्ल वृष्टि का कारण, अम्लीय वर्षा कौन सा है। आप सभी बताया सल्फर डाइऑक्साइड हमारा अम्लीय वर्षा का कारण होता है, आप सभी जानते हो मेरे प्यारे साथी, कोई इसे बताने की जरूरत नहीं है। चलो
मतलब निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? बताओ। कालिंजर का किला जेजाक भुक्ति, एक साम्राज्य का था जेजाक भुक्ति, ये कालिंजर का किला प्राचीन समय में इसके कब्जे में था, जेजाक भुक्ति के समय में। ये कहाँ पे स्थित है? तो हम कहेंगे सर बांदा में। कहाँ पे? बांदा में स्थित है। कहाँ पे दोस्त? बांदा में स्थित है। और जेजाक भुक्ति में फिर जब अकबर का शासन कहलाता है, किसका? सर अकबर का शासन कहलाता है, तो 1569 ईस्वी में इस पे क्या करता है? कालिंजर पे जीत कर, और अकबर ने क्या करता है? बीरबल को, किसको? बीरबल को क्या करता है? उपहार देता है। बीरबल को उपहार प्रदान करता है कालिंजर का किला। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगले को चलते हैं। अगला है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बताओ सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कश्मीर, शांत घाटी, सुरमा घाटी, फूलो घाटी। कहाँ पे पाई जाती है? बताओ। कश्मीर घाटी, शांत घाटी, सुरमा घाटी या फूलो घाटी, कहाँ पे पाई जाती है? जैव विविधता कहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है? कश्मीर घाटी आप सभी जानते हो कश्मीर में है। शांत घाटी केरल में। कहाँ पे है सर? केरल में। चलो सुरमा घाटी कहाँ है सर? असम में। कहाँ है? असम में। फूलो घाटी कहाँ है सर? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अब बताओ शांत घाटी केरल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सबसे ज्यादा जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, चलो अगले को चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? बताओ कौन सम्मिलित नहीं है, यही आपसे पूछा है मेरे प्यारे साथी। कौन नहीं है? आइसोबार, ये सब मापक है, ये सब यंत्र है, ये मापक मापने वाले चीज है। आइसोबार वायुदाब, आइसोहाइट वर्षा, आइसोहेलाइन बर्फ, आइसोबाथ गहराई। बताओ प्यारे साथी, आइसोबार वायुदाब मापता है, एकदम राइट है। ठीक है, जो पढ़ा होगा बच्चा। आइसोहाइट वर्षा मापक होता है, कितनी रेन हो रही है। ठीक है, रेन गेज होता है ना, वही। आइसोहेलाइन मेरे प्यारे साथी जो सागर होती है ना, सागर जो सागर होती है, सागर कितना खारा है, सागर का खारापन नापता है आइसोहेलाइन। ठीक है, आइसोबाथ एक गहराई नापती है, एक होती है सोनार, सोनार भी समुद्र की गहराई नापती है, ये भी दिमाग में बैठाए रखिएगा। ठीक है, तो सी हमारा है जो बर्फ वर्षा नहीं नापती बल्कि सागर में खारापन नापता है, आइसोहेलाइन। ठीक है, चलो अगले को चलते हैं मेरे पास साथी। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? बताओ। ये तो बहुत सरल है यार, हमने पढ़ाया है। कनाडा, नॉर्वे, रूस से अमेरिका से अमेरिका में मार धरा देगा, वहीं पर व्हाइट पर्वत है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? आप सभी जानते हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान की म्यांमार, भारत, श्रीलंका या लक्षद्वीप या मालदीव को। बता मेरे साथी, लक्षद्वीप और मालदीव को कौन सा अलग करता है? 9 डिग्री चैनल कि 8 डिग्री चैनल कि 9 डिग्री चैनल कि 10 डिग्री चैनल? आप जल्दी से बताओ, जल्द बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्द बताओ। 10 डिग्री अंडमान निकोबार द्वीप को। अंडमान निकोबार में क्या है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्या है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट ये दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु मानी जाती है। ठीक है, तो हम लोगों का ये 30 क्वेश्चन जो कि बड़े आसानी से हमने जबरदस्त तरीके से हमने आपको बताने का कोशिश किया। ठीक है मेरे साथी, तो ये देखो हम लोगों का क्या था, प्रैक्टिस टेस्ट सीट जो था हम लोगों का चौथा था, और इसके अंतर्गत हम आपको 30 क्वेश्चन करा रहे हैं और जबरदस्त तरीके से कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप इसको देखोगे मेरे साथी और सभी के सभी क्वेश्चन याद करोगे। ठीक है, चलो बस आज के इतना ही। जय हिंद।